हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसा कि प्रीलिम्स 2023 नियर बाय है, उसी की तैयारी को बूस्ट अप करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आज हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन द सेंस और प्लस उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ये छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हमारे स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं ना। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जो कि हमारे लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत में भी काफ़ी अच्छे से कवर्ड है। तो उसी का एक जिस्ट या एक समरी आप बोल सकते हैं, है ना, एक प्रॉपर वे में। तो स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बेसिकली आप जानते होंगे जिनके बारे में मेंशन होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इन द सेंस, है ना, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस बॉडी के बारे में मेंशन होना एक तरीके से, वो एक लेमन टर्म में अगर हम समझे तो सिंपल हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। क्योंकि जस्ट लाइक अगर हम देखते हैं तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे आपका कैग की बॉडी हो, चाहे जीएसटी काउंसिल हो, चाहे एनसीएससी हो, एनसीएसटी हो, तो ये अल्टीमेटली आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं ये आर्टिकल्स हैं इनके रिलेटेड मेंशंस कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। तो बेसिकली इसलिए हम इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बोलते हैं। एक ब्रीफ वे में मैंने आपको बताया, एक लेमन टर्म में, है ना, और डिटेल में आगे चलते चलते हम इनके बारे में जानेंगे भी। आई होप कि आज हम दो शॉर्ट वीडियोस में ही करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से। जस्ट लाइक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब जिसकी हम प्रिपरेशन भी कर रहे हैं या अगर नहीं भी कर रहे हैं तब भी हम इसको जानते हैं, है ना, बेसिकली ये क्या है कैसे नहीं है। तो ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, किस आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें मेंशन होती हुई मिलेंगी। आर्टिकल 315 से लेकर 323 जो कि पार्ट 14 में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसके अंदर आपको एक चेयरमैन देखने को मिलते हैं, है ना, चेयरमैन, और उसके साथ में मेंबर्स जो कि अपॉइंट किसके द्वारा करे जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। और उनका टर्म कितना होता है, एक 6 ईयर का या 65 ईयर्स का, या तो मान लो ये क्या लिखा हुआ 6 ईयर और टिल एज ऑफ 65 ईयर। तो सिंपल इसका मीनिंग ये है कि इफ़ अगर कोई पर्सन अपॉइंट करा गया है, मान लो कि उसकी एज है 62, है ना, मतलब मैं मान लेता हूँ उसकी एज 62 है। अब 62 एज है तो कितने साल पूरे पे करेगा वो, 3 ईयर्स, क्योंकि मैंने क्या करा कि 65 ईयर्स तक मैक्स टू मैक्स रह सकता है। अब या कोई पर्सन रिक्रूट होता है 59 ईयर्स में, तो उसको 6 साल तक हम कर सकते हैं, क्योंकि 65 ईयर लास्ट डेडलाइन है, इन द सेंस कि, है ना, कि 65 ईयर्स तक वो रह सकते हैं। तो 65 ईयर इफ़ अगर 59 में वो सेलेक्ट हुए हैं तो 6 साल तक रहेंगे। इफ़ अगर कोई पर्सन 63 में हुए हैं तो वो 2 साल तक रहेंगे, है ना। तो सिंपल वे में आप इसको जानते भी होंगे बेसिकली, ठीक है। अब इनके लिए कोई क्वालिफिकेशन है एज सच, देखो सबसे पहली बात, कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है एज सच, है ना, मतलब कोई भी एज सच कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ मेंशन है कि 50% जो मेंबर हैं उनको बेसिकली 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। 50% मेंबर्स को एज सच कोई एक्सपीरियंस होना। आपने देखा होगा कि यार यूपीएससी है तो उसके चेयरमैन कोई आईएएस आईपीएस ही होने चाहिए हमेशा, बट ऐसा नहीं होता है। उसमें प्रोफेसर्स भी चेयरमैन बनते हैं, जस्ट लाइक जैसे प्रीवियस ईयर प्रदीप सर वो चेयरमैन थे, प्रोफेसर थे, वो कोई आईएएस नहीं थे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर ही एक इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है, ये एक सिंपल बात हमको समझ आती है, ओके ठीक। अब रिमूवल की अगर बात करते हैं तो रिमूवल इनका कौन करता है, इन द सेंस इफ़ अगर इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो बेसिकली इनका रिमूवल प्रेसिडेंट के ही द्वारा करा जाता है। रिमूवल प्रेसिडेंट के ही द्वारा करा जाएगा। किसके बेसिस पे, किस बेसिस पे इनको रिमूव कर सकता है। देखो बेसिकली आपको आई थिंक पता ही होगा डिफरेंस कि रिमूवल डिसमिसल, है ना, इन सब में क्या डिफरेंस है। तो आई थिंक मैं अभी यहाँ नहीं समझता कि रिमूवल को एक्सप्लेन करना ठीक है ना। रिमूवल इन द सेंस कि उनको पोस्ट से ही हटा दिया जा रहा है एक सिंपल वे में। तो किस बेसिस पे वो हटा सकते हैं, या तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इंडल्ज हो, है ना, या इंसॉल्वेंट हो, है ना, या बेसिकली मिसबिहेवियर हुआ हो उनका अंडर आर्टिकल 319 के अंडर में, है ना। ये चीज़ को ध्यान रखना कि रिमूव करा किसके द्वारा जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा, ये बात है ना, ठीक है। ये बात हमको अगर समझ आती है तो
लेकिन एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल पॉइंट ध्यान रखना इसमें, आपने हमेशा देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस हमेशा अधिकतर एडवाइजरी नेचर की होती है, वो बाइंडेबल नहीं होती है। बट इफ अगर सुप्रीम कोर्ट रिमूवल से रिलेटेड, है ना, रिमूवल से रिलेटेड कुछ एडवाइस देता है तो वो बाइंडेबल होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो इस कंडीशन में एडवाइस होगी वो बाइंडेबल होगी, है ना, इसको ध्यान रखना। ये काफ़ी एक अच्छा एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि डायरेक्टली हमारे दिमाग में एक चीज़ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस सिंपल एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगी, तो रिमूवल से रिलेटेड यहाँ सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस बाइंडिंग होती है। जो मेंबर्स होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं, मतलब इन द सेंस कि मान लो कि जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं वो या तो यूपीएससी के चेयरमैन बनेंगे, इन द सेंस कि मतलब मान लो या तो यूपीएससी के चेयरमैन बनेंगे या एसपीएससी के चेयरमैन। इससे अलावा वो एम्प्लॉयमेंट इन द सेंस कि मान लो कि अगर वो यूपीएससी के मेंबर रह चुके हैं तो किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में वो मेंबर नहीं रहेंगे, है ना, इन द सेंस वो या तो चेयरमैन रहेंगे या यूपीएससी के चेयरमैन बनेंगे, इन द सेंस आप उसको वैसे समझ सकते हैं, है ना। ओके, इसके बाद इसका रोल क्या है आपको पता ही है कि वॉच डॉग की तरह काम करता है ये, है ना, इन द सेंस, और एडवाइजरी देता है, रिकमेंडेशन, इन द सेंस कि यूपीएससी का सिंपल कुछ काम नहीं है। यूपीएससी सिर्फ एस्पिरेंट्स को सेलेक्ट करके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद उनको सेलेक्ट करके उनकी लिस्ट बना के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वगैरह को प्रस्तुत करता है। वो बाद में जो फाइनल सिलेक्शन इन द सेंस रहता है वो उनके पास रहता है, क्योंकि लबसना में ट्रेनिंग के बाद डायरेक्टली जो लिस्ट होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रहती ही जाती है। उसके बाद वहाँ से मोहर वगैरह लगने के बाद, स्टैंप वगैरह लगने के बाद तब ही हम एज अ रिक्रूट होते हैं। तो यूपीएससी एक तरीके का एक रिक्रूटिंग एजेंसी का काम करता है, वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है सिंपल हमको रिक्रूट करने के लिए, है ना। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एज अ एक एजेंसी का काम कर रहा है, उनको आईएएस के एस्पिरेंट देने में, आईपीएस के एस्पिरेंट देने में, आईआरएस एस्पिरेंट देने में, या डानिप्स के एस्पिरेंट देने में, या जितने भी अदर एस्पिरेंट, चाहे एनडीए, सीडीएस, अदर जितने भी रिलेवेंट एग्जाम कराता है यूपीएससी। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बोल रहा था, देखो अगर हम बॉडीज़ कंपैरिजन एक साथ करते हुए चलेंगे, मतलब जो इससे रिलेटेड बॉडीज़ है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि मैं इसके अलावा दूसरी कोई बॉडी उठा लेता हूँ, नहीं, है ना। अगर मैं सिंपल सेम वही बॉडी उठाता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। ठीक है, जब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है तो एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, सिंपल देखो इजी, वही आर्टिकल सेम वहीं से ही पावर ड्राइव होती है। आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक जितने आर्टिकल है, कौन से पार्ट में, पार्ट 14 के अंदर, है ना। इसके अंदर भी सेम वही चेयरमैन, मतलब चेयरमैन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, बट यहाँ पे क्या आ गई है, स्टेट की बात आ गई है। तो ऑब्वियसली बात है, जब स्टेट की बात आएगी तो यहाँ पे रिक्रूट कौन करेगा, गवर्नर, है ना। इनको रिक्रूट कौन करेगा, गवर्नर। टर्म वही सेम है 6 ईयर, बट कितनी एज तक, 62 ईयर तक। मान लो कि वही सेम कि इफ़ अगर कोई 61 की एज में आता है तो वो 1 साल रहेंगे, इफ़ अगर कोई पर्सन आते हैं 56 की एज में तो वो 6 ईयर रहेंगे, यानी जो भी पहले आ जाए, या तो 6 साल या तो 62 साल, जो भी पहले हो जाए। इसके लिए भी कोई क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, बट 50 मेंबर्स, मतलब 50% मेंबर्स को 10 साल का फील्ड एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है ना। इनका रिमूवल प्रेसिडेंट के ही द्वारा करा जाता है, सेम उसी ग्राउंड पे जिस ग्राउंड पे यूपीएससी के मेंबर्स को रिमूव करा जाता है ना। इसको ध्यान रख सकते हैं, है ना। और जैसे कि ये चीज़ क्या मेंशन कर रहा है कि एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ जूनियर न्यू एम्प्लॉयमेंट अदर देन यूपीएससी चेयरमैन और मेंबर्स एंड नो सेकेंड टर्म। देखो ये जो यहाँ पे इनके जो मतलब बेसिकली जो मेंबर्स वगैरह होते हैं उनको यूपीएससी में भी एक तरीके का मतलब या तो चेयरमैन या मेंबर्स वगैरह इन सब पे वो कर सकते हैं एज सच, जो भी एम्प्लॉयमेंट वगैरह, है ना। जैसे कि यूपीएससी में क्या था, यूपीएससी में क्या था कि नॉट एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट अदर देन चेयरमैन, मतलब जो इसके मेंबर हैं यूपीएससी के वो चेयरमैन के अलावा एलिजिबल ही नहीं है किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए, यूपीएससी और एसपीएससी दोनों में, लेकिन सिर्फ एक बार। तो यहाँ पे क्या कि एज सच कुछ वो नहीं है यहाँ पे यूपीएससी, क्योंकि एसपीएससी स्टेट लेवल पे हो गई, यूपीएससी सेंट्रल लेवल पे हो गई, तो सेंट्रल लेवल के वो मेंबर भी बने तो वो बहुत बड़ी बात होती है ना। तो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर होते हैं वो यूपीएससी के मेंबर भी बन सकते हैं और चेयरमैन भी बन सकते हैं, है ना।
ये ध्यान रखना। इसका भी रोल सेम यूपीएससी की ही तरह है, ये स्टेट में वो रोल प्रोवाइड करता है ना, जो यूपीएससी सेंट्रल में रोल प्रोवाइड करता है। ये पीसीएस एग्ज़ाम जो हम कंडक्ट कराते हैं वो रिक्रूट करके देता है, जो कि जस्ट लाइक आपके डीएसपी हो गए, एसडीएम, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स या अदर रिलेवेंट ऑफिसर जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए काफ़ी ज़रूरी ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए, है ना। तो सिंपल जस्ट लाइक यूपीएससी, इसी के साथ साथ हमारा एसपीएससी कवर हो जाता है ना। तो इस तरीके का अगर कल हम कंटिन्यू करते हैं तो कल हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और फाइनेंस कमीशन का करेंगे, ठीक है। जितना शॉर्ट रहेगा उतना सही रहेगा, है ना, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थोड़ा ठीक